Hello, very good evening to all of you students, my friends. Welcome to my channel Teacher Select Academy. मैं हूं गुफरान, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका टीचर। आज हम लोग हिंदी पेडागोगी के नेक्स्ट वीडियो की तरफ हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज का टॉपिक क्या है। अधिगम योजना के संरचनावादी मॉडल, या जिसको 5E मॉडल के प्रारूप के रूप में देखा जा सकता है, इसके बारे में आज हम लोग विशेष तौर पे अध्ययन करेंगे। अधिगम योजना आप समझ रहे होंगे, लेसन प्लान से कंसर्न्ड है ये वर्ड। लेसन प्लान से कनेक्ट करके इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जानते हैं अधिगम योजना के संरचनावादी मॉडल यानी 5E मॉडल का प्रारूप क्या होगा और उसमें क्या क्या उद्देश्य शामिल होंगे। अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस CTET और अदर TET एग्ज़ाम के लिए हम लोग लगातार बनाते रहें। तो शुरू करते हैं। अधिगम योजना में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि कैसे विद्यार्थी को अधिगम के लिए अभिप्रेरित किया जाए, यानी स्टूडेंट को कैसे लर्निंग के लिए हम मोटिवेट कर पाए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी चीज़ का होता है जब हम लेसन प्लान बनाते हैं। इसके लिए शिक्षक संरचनावादी उपागम को अपनाते हैं, यानी जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसी अप्रोच को कोई भी टीचर लेसन प्लान बनाते वक्त उसी अप्रोच को अपनाता है। अधिगम योजना के विभिन्न चरणों यानी जो स्टेप्स हैं उसको एकत्रित सामग्रियों, संपादित की जा सकने वाली क्रियाओं इत्यादि को क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसका उद्देश्य समस्त अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित करना है, यानी कि 45 मिनट या 1 आवर में हमें जितनी भी चीज़ें कक्षा में करनी है वो सब वेल प्लान्ड होना चाहिए। मतलब पहले से उसकी पूरी तरह एक योजना बनी होनी चाहिए। यहाँ तक कि हम क्लास में कब रुकेंगे, कब स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे, कब हम हंसेंगे और किस रूप में हंसेंगे, क्लास में चल रहे हैं तो उसका भी, जैसा कि एक फ़िल्म का स्क्रिप्ट लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा लेसन प्लान प्रिपेयर होता है कि 45 मिनट में जितनी भी एक्टिविटी हम क्लास में करेंगे वो सब हमारे प्लान में शामिल होना चाहिए। जबकि इतना फॉलो नहीं किया जाता हमारे यहाँ इंडिया में। तो इसमें आगे देख रहे हैं हम लोग। इसके साथ ही शिक्षक अधिगम को महत्तम स्तर तक ले जाने की प्रक्रिया का मूल्यांकन भी करता है, यानी कि इस लर्निंग को ऑप्टिमम स्टेज तक कैसे ले जाया जाए और इसे और कैसे बेहतर बनाया जाए, टीचर हमेशा इसका मूल्यांकन करते रहता है। अधिगम के संरचनावादी योजना को ही अधिगम के 5E मॉडल का नाम दिया जाता है। जो इसका कंस्ट्रक्टिविज्म प्लानिंग है इसी को 5E मॉडल के नाम से जाना जाता है। जो लर्निंग में 5E मॉडल काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इन 5E's के बारे में आप हमेशा सुनते और देखते होंगे। CTET के प्रीवियस क्वेश्चन में भी इंग्लिश पेडागोगी में भी पूछी जा सकती है और हिंदी पेडागोगी में भी हो सकती है। ये चाइल्ड पेडागोगी में भी, किसी भी पेडागोगिकल सेक्शन में ऐसे क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। नीचे अधिगम के 5E मॉडल का एक प्रारूप दिया गया है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं। 5E मॉडल में क्या क्या शामिल है, पहले एक लाइन में हम उसको समझ लेते हैं। जैसे 5E में शामिल है पहला इंगेज, एक्सप्लोर, देन एक्सप्लेन, फिर इलेबोरेशन और अंत में इवेल्युएशन। इस तरह से 5E है। एक एक को जानते हैं इसका क्या अर्थ होता है। इंगेज, आप समझ रहे हैं, इंगेज करने का मतलब होता है किसी भी स्टूडेंट को किसी काम में संलिप्त करना, इंगेज करने से संबंधित है। विद्यार्थी को व्यस्त करने के लिए वस्तु, घटना या प्रश्न देना, यही होता है इंगेज करना। विद्यार्थी क्या जानते हैं एवं क्या कर सकते हैं इसके बीच में संबंध स्थापित करता है इंगेज। जो पहला 5E मॉडल में सबसे पहला वर्ड है इंगेज। यह क्या करता है, विद्यार्थी क्या जानते हैं और क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। फिर एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब ही होता है खोजना या ढूंढना, ऐसा कुछ वर्ड। तो एक्सप्लोर का मतलब है खोजे गए वस्तु एवं घटनाएं। जो भी चीज़ हम खोज करते हैं, वस्तु हो या घटना हो, वो सब एक्सप्लोर में चली जाती है। निर्देशन के साथ प्रत्यक्ष क्रियाकलाप, यहाँ कार्यकलाप वगैरह दिखाई दे सकते हैं, इसमें निर्देशित किए जाते हैं स्टूडेंट को। साथ ही साथ प्रत्यक्ष रूप से हम उनके क्रियाकलापों को देख भी सकते हैं कि वो क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या खोज कर रहे हैं। थर्ड टर्म है 5E में एक्सप्लेन। इसमें संप्रत्यय, संप्रत्यय का मतलब कंसेप्ट होता है। आप बार बार इस वर्ड को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, CTET में ऐसे टफ वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ संप्रत्यय यानी कि कंसेप्ट,
संप्रत्यय एवं प्रक्रिया के प्रति अपनी समझ का विद्यार्थी द्वारा व्याख्यान करना। एक्सप्लेन का मतलब ही होता है व्याख्या करना, लेकिन किस चीज़ की व्याख्या करना? बच्चों ने किसी चीज़ का जो कंसेप्ट बिल्डअप किया है अपने माइंड में, जो चीज़ों को समझा है और जाना है, तो जो वो समझा उसको एक्सप्लेन करना। किसी और की बातों को या किसी और की समझ को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमने जो समझा हम उसे एक्सप्लेन करें, उसकी व्याख्या करें, ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। संप्रदाय के और बेहतर समझ के लिए तथा नए संप्रदाय के साथ उनका संबंध स्थापित करने के लिए नए संप्रदायों एवं कौशलों को विद्यार्थियों से परिचित कराना चाहिए। यानी कि अगर किसी भी चीज़ का कंसेप्ट हम बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जो उसके पास पहले से ज्ञान है और जो नई ज्ञान उसके पुराने ज्ञान से संबंधित हो रही है, दोनों तरह के कौशल, दोनों तरह के स्किल को प्रेजेंट करेंगे और स्टूडेंट्स के बीच उसे परिचित करेंगे उन तथ्यों को जो उसके लिए ज़रूरी हो। तो ये सब एक्सप्लेन में शामिल हो जाते हैं। फिर है इलेबोरेशन। इलेबोरेशन का मतलब ही विस्तार करना होता है, फैलाव करना। इस चरण पर किए जाने वाले क्रियाकलाप विद्यार्थी को विभिन्न प्रसंगों में संप्रदायों की अपनी समझ का प्रयोग करने तथा नए कौशल को सीखने एवं सीखे गए कौशल को प्रखर करने की अनुमति देता है। यानी कि जो हम सीख चुके हैं वो और जो नया सीखते हैं उसे और बेहतर कैसे करें, इस तरह के कौशलों के विकास के लिए इलेबोरेशन जरूरी होता है। इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन मूल्यांकन है। विद्यार्थी अपने ज्ञान, कौशल और योग्यताओं का यह मूल्यांकन करते हैं। और क्या हो सकता है? इस स्तर पर किए जाने वाले क्रियाकलाप विद्यार्थी के विकास एवं पाठ के प्रभावशीलता को मूल्यांकित करने की अनुमति देते हैं। यानी कि क्रियाकलाप वगैरह या कक्षा में जो भी अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों का मूल्यांकन कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं इसमें। अब 5E मॉडल के अनुसार मतलब अपना लेसन प्लान हम कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। इसका एक प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें क्या क्या तथ्य शामिल हो सकते हैं, हम इसमें देखेंगे। अधिगम योजना को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं और 5E मॉडल का जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझेंगे एक एक तथ्य को। इंगेज में क्या क्या किए जा सकने वाले काम हैं, तो बच्चों का प्रदर्शन हो सकता है, पठन हो सकता है, स्वतंत्र लेखन, चित्र विश्लेषण, मस्तिष्क झंझावत। मस्तिष्क झंझावत को देखकर परेशान मत होइएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग को मस्तिष्क झंझावत कहा जाता है, ब्रेन स्टॉर्म करना। ये सब इंगेज में शामिल है, जो सबसे पहला वर्ड है। तो इसमें क्या क्या काम हो सकते हैं आपने देख लिया मोटे तौर पे कि प्रदर्शन हो सकता है, पठन हो सकता है, स्वतंत्र लेखन, चित्र विश्लेषण और मस्तिष्क झंझावत यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग वगैरह इसमें शामिल है। अब शिक्षक इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं शिक्षक रुचि विकसित कर सकते हैं बच्चों में उस तथ्य को लेकर, उत्सुकता जागृत कर सकते हैं, प्रश्न पूछने के लिए तत्पर बना सकते हैं, या प्रतिक्रियाओं को चुनना जो यह प्रकट करे कि विद्यार्थी क्या जानते हैं, उसके कंसेप्ट के विषय में क्या सोचते हैं। ये इंगेज करने का मतलब टीचर द्वारा क्या किया जा सकता है, ये इंगेज का अर्थ हुआ। और विद्यार्थी द्वारा क्या कर सकते हैं, विद्यार्थी प्रश्न पूछेंगे, ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में तथ्य जानेंगे, इसके विषय में पहले से क्या जानता हूँ सोचेंगे, मैं इसके विषय में क्या ढूंढ पाऊँगा उसके बारे में गौर फिक्र करते हैं, और विषय में अपनी रुचि दिखाएगा। ये स्टूडेंट की तरफ से होने वाली एक्टिविटी का एक सेट हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं 3 तरह के सेट बनाए गए हैं। एक जनरल कि इंगेज में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, उसमें शिक्षक क्या क्या कर सकता है और छात्र क्या क्या कर सकता है, आप अलग अलग देख रहे हैं। तो ये हो गया इंगेज। अब आते हैं एक्सप्लोर को समझने। एक्सप्लोर में क्या क्या जनरल काम शामिल हो सकता है, अनुसंधान करना या रिसर्च वगैरह करना, सूचनाओं को एकत्र करने के लिए प्रामाणिक सामग्रियों को पढ़ना, समस्या का समाधान करना, एक मॉडल या प्रतिमान का निर्माण करना, ये सब एक्सप्लोर में आ जाएगा, जनरल एक्टिविटी जो हो सकती है। अब इसमें टीचर क्या करेगा, विद्यार्थियों को बिना अपने शिक्षक के प्रत्यय के रूप में निर्देश प्राप्त किए मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है टीचर द्वारा। विद्यार्थियों को पारस्परिक अंतःक्रिया करते समय अवलोकित करना और उन्हें वार्तालाप को सुनाना। अवलोकित करने का मतलब यहाँ ऑब्जर्व करना है, जो स्टूडेंट एक्टिविटी करेंगे परस्पर रूप से एक दूसरे से मिलजुल के
तो उनका अवलोकन करेंगे और उसके वार्तालाप को फिर सुनेंगे। तीसरा टर्म है जो टीचर कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों के अनुसंधान कार्य को पुनः निर्देशित करने के लिए खोजी प्रश्न पूछना, यानी एक्सप्लोरिंग क्वेश्चन करना बच्चों से। विद्यार्थियों को समस्या के समाधान के लिए समय प्रदान करना, अगर वो जो समय हमने नहीं दिया हुआ है, अगर उतने समय में बच्चे कार्य पूरा नहीं कर पाए या समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो उन्हें अतिरिक्त समय देना भी शिक्षक का ही कर्तव्य होता है। अब स्टूडेंट्स की क्या क्या अपने यहाँ पे रोल हो सकते हैं, स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है उसको देखेंगे। क्रियाकलाप के लिए तय समय सीमा के भीतर स्वतंत्रता पूर्वक सोच के काम कंप्लीट करना, ये छात्र कर सकते हैं। पूर्वानुमान एवं उपकल्पनाओं की जांच करना। तीसरे में देख रहे हैं नए पूर्वानुमान करना एवं नई उपकल्पनाओं का निर्माण करना, विकल्पों की जांच करना एवं अन्य व्यक्तियों के साथ तत् संबंधित परिचर्चा करना। ये सब छात्रों की जिम्मेदारी है, छात्रों का इससे डेवलपमेंट होगा इस रूप में। अवलोकनों एवं विचारों का अभिलेख रखना, यानी ऑब्जर्वेशन वगैरह जो भी है उसका रिकॉर्ड रखना। निर्णयों को खारिज करना या नकारना, कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी जो भी निर्णय लिए गए हैं उसके लिए, तो कई बार उसे खारिज कर देता है कि नहीं, जो आप चाहें हर बार वो हम नहीं करेंगे, बल्कि मेरी मर्जी कुछ और है। निर्णयों को खारिज भी कर सकता है या उसे नकार सकता है, मना कर सकता है। नेक्स्ट तीसरे टर्म की ओर बढ़ते हैं, एक्सप्लेन करना इसमें वर्ड आता है। इसमें विद्यार्थी का विश्लेषण एवं व्याख्यान करना। इसमें देख लेंगे एक्सप्लेन में क्या क्या चीज़ें शामिल है। विद्यार्थियों का विश्लेषण एवं व्याख्यान। फिर इसमें जनरल जो काम कर सकते हैं, फर्स्ट वाले रो में हम देख रहे हैं, विषयों के पक्ष में विचार एवं साक्ष्य को देखना, संरचनात्मक रूप से प्रश्न पूछना, पठन एवं परिचर्चा करना, शिक्षक की व्याख्यान चिंतन कौशल से संबंधित क्रियाकलाप और तुलना, वर्गीकरण, त्रुटि विश्लेषण, ये सब किससे संबंधित हो जाएंगे, एक्सप्लेन करने से। ये सब जनरल हो गए कि बच्चों में ये इन चीज़ों का विकास होगा। तो शिक्षक का इसमें क्या काम होगा, शिक्षक का काम होगा संप्रत्यय एवं परिभाषा को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करे, वो विद्यार्थियों से साक्ष्य एवं स्पष्टीकरण मांगे किसी भी काम के लिए। और तीसरा है औपचारिक रूप से परिभाषा देना, व्याख्या करना और नए नाम सजेस्ट करना, इसमें शामिल हो सकता है। संप्रतियों की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों के आधार पर उसे प्रयुक्त करना, यानी कि पूर्व अनुभव जो छात्रों के पास प्रीवियस नॉलेज होता है उसके आधार पे किसी भी कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर सके, स्टूडेंट्स को इस लायक बनाए, ये शिक्षक का काम हो गया। अब आते हैं छात्र का इसमें क्या क्या योगदान या रोल होगा उसको देखते हैं। संभावित समाधान एवं उत्तरों की व्याख्या एवं अन्य व्यक्तियों से करना, मतलब जो भी संभावित समाधान हो सकता है, जिसको मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि हाइपोथेसिस जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें हाइपोथेसिस में बताया ही था कि किसी भी समस्या का एक संभावित उत्तर तलाश करना हाइपोथेसिस होता है। तो यहाँ वही है कि हम एक हाइपोथेसिस प्रिपेयर करते हैं, किसी समस्या का संभावित उत्तर, और लोगों के बीच उसे उसकी व्याख्या करते हैं। तो स्टूडेंट्स का ये काम हो गया। दूसरा, दूसरों की व्याख्या को औपचारिक रूप से सुनना। जो अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी चीज़ का औपचारिक रूप से, यानी कि एकदम फॉर्मल वे में अगर कोई आदमी एक्सप्लेन कर रहा है तो उसे सुने समझे। दूसरों की व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछना, अगर हम अटेंटिव होकर किसी की बात सुनते हैं तो कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो हम समझ नहीं पाते, तो उसके प्रति हमारा प्रश्न करना एक जिम्मेदारी बन जाती है, तो हम दूसरों से प्रश्न भी करते हैं। छात्र, शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाने वाली व्याख्या को सुनना तथा उनकी व्याख्या करने का प्रयास करना, मतलब शिक्षक जो भी व्याख्या बच्चों को देते हैं, जो भी व्याख्या सुनाते हैं, समझाते हैं, स्टूडेंट भी कई बार अगर किसी दूसरे स्टूडेंट को ना समझ में आया हो तो वो शिक्षक जैसा ही कोशिश करते हैं कि मैं भी व्याख्या करके अपने फ्रेंड को समझा सकूं, बता सकूं। ये बिल्कुल होते ही रहता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट के काम में पूर्व क्रियाकलापों को संकेतित करना, मतलब जो भी पहले क्रिया कर चुके हैं उनको सांकेतिक करना भी इसी का मकसद है। व्याख्याओं में पूर्व में करना, अभिलेख किए गए अवलोकित तथ्यों का प्रयोग करना, मतलब व्याख्या में जो भी काम पहले कर चुके हैं जिसका अभिलेख हमारे पास हो, उनका अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना और फिर उसका प्रयोग करना भी स्टूडेंट्स का ही कार्य में शामिल होता है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट टर्म है इलेबोरेट।
इलेबोरेट में जनरल काम क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा और स्टेज हाई हो गया यहाँ पे। इसमें समस्या समाधान पे बात आ जाएगी, निर्णय लेना, प्रयोगात्मक अनुसंधान करना, चिंतन कौशल से संबंधित क्रियाकलाप करना, जैसे तुलना, वर्गीकरण, अनुप्रयोग, ये सब इलेबोरेट करने में, इलेबोरेट वाले स्टेज में, अप्रोच में ये सब चीज़ें शामिल हैं। अब इसमें शिक्षा का क्या योगदान होगा, काम होगा, वो भी देखते हैं। पूर्व में प्रदान किए गए औपचारिक नामों, परिभाषाओं एवं व्याख्याओं के प्रयोग की विद्यार्थी से आशा करना। मतलब स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे कि वो चीज़ों की परिभाषा और व्याख्या वगैरह स्टूडेंट्स कर सकेंगे किसी भी चीज़ को जो हमने पढ़ाया और समझाया हो उससे। दूसरा, नई परिस्थिति में सीखे गए संप्रत्यय एवं कौशलों के अनुप्रयोग करने एवं उसका विस्तार करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, ये दूसरा मकसद है। जो भी पहले सीख चुके हैं संप्रत्यय वगैरह या नई परिस्थिति में सीखते हैं तो उनका अनुप्रयोग और उसका विस्तार कैसे करें, ये इसमें सीखा जाता है। टीचर सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तीसरा, विद्यार्थियों को वैकल्पिक व्याख्याओं को याद दिलाना। मतलब ऑप्शनल हमने कोई और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर लेक्चर पहले हुआ हो, जैसे मैं भी कई बार कोई टर्म अगर आता है तो मैं कहता हूँ कि मैं भी इसे पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में मैंने इसे ऐसे एक्सप्लेन किया था, तो विद्यार्थियों को वैकल्पिक व्याख्याओं को याद दिलाना। अगर कोई कार्य या कोई घटना उस पर पहले हो चुकी है तो स्टूडेंट्स को याद दिलाना भी शिक्षक का ही कार्य होता है। नेक्स्ट है, उपलब्ध आंकड़ों एवं साक्ष्यों को विद्यार्थियों को बताना तथा उनसे पूछना कि आप पहले से क्या जानते हैं तथा आप क्या सोचते हैं उस बारे में, ये शिक्षक का कार्य है। और अंत में है, एक्सप्लोर वाले चरण की नीतियों को भी यहाँ लागू किया जा सकता है। यानी बच्चे जो एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए वो जो भी मेहनत करें, चीज़ों का वर्गीकरण वगैरह करते हैं, समझते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, तो एक्सप्लोर वाले जो भी चरण हैं वो सब चीज़ इसमें शामिल हो जाएंगे। चूँकि उससे वो हाई स्टेज है और एक्सप्लोर इससे लोअर स्टेज में आता है, तो लोअर वाला अपने आप हायर में शामिल हो जाता है। हायर वाला लोअर में शामिल हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोअर वाले टर्म हायर वाले में शामिल ज़रूर होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स का इसमें क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या कार्य कर पाएंगे उसको देखेंगे। नए नाम, परिभाषा, व्याख्यान तथा कौशल का नए तरीके से लेकिन समान परिस्थिति में अनुप्रयोग कर सकेंगे। यानी स्टूडेंट नाम, परिभाषा वगैरह सब चीज़ नए तरीके से समान परिस्थिति में इसको बताने में सक्षम होंगे। प्रश्न पूछने, उत्तर प्रस्तावित करने, निर्णय लेने तथा अनुसंधान कार्य का प्रारूप निर्माण करने एवं पूर्व सूचना और ज्ञान का प्रयोग करने में स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद मिलेगी इस अप्रोच से। साक्ष्यों से तार्किक निष्कर्ष निकालना, जो भी साक्ष्य यानी कि सबूत वगैरह जो बोलते हैं, प्रूफ, उससे किसी तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, एक लॉजिकल कंक्लूजन तक जाते हैं और साक्ष्यों पर बेस होकर ही अपना कार्य करते हैं। अवलोकन एवं व्याख्याओं को अभिलेखित करना भी स्टूडेंट्स का कार्य होता है। जो भी ऑब्जर्वेशन वगैरह करते हैं उसकी व्याख्या करेंगे, उसका रिकॉर्ड प्रिपेयर करेंगे। साथियों में संप्रत्यय के समझ की जांच करना, बच्चों ने या अपने ग्रुप में मेरे दोस्तों ने इस कंसेप्ट को कितना समझा उसकी भी जांच कर सकते हैं। किस माध्यम से? इलेबोरेशन के माध्यम से। अब अंत वाला टर्म देख रहे हैं हम लोग, इवेलुएट करना या इवेलुएशन करना। 5 E's में लास्ट टर्म है इवेलुएट। उपरोक्त में से कोई भी एक अंकन उपकरण का विकास करना जनरल काम होता है। एक उपकरण का विकास करेंगे, जांच करने के लिए कोई ना कोई टूल बनाते हैं ना भाई, क्वेश्चन हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, या फिर वाइवा वगैरह कर सकते हैं, या जो मर्जी हो आपकी, कोई ना कोई टूल प्रिपेयर करते हैं किसी भी चीज़ के इवेलुएट करने के लिए। तो ये पहला है इवेलुएशन। इसमें जनरल पहले देख लेते हैं क्या क्या है। तो एक तो हो गया कि कोई भी एक अंकन उपकरण का विकास कर लेंगे। दूसरा काम करेंगे परीक्षण करना। तीसरा है निष्पादन का मूल्यांकन, किसी वस्तु का निर्माण करना। रोजनामचा या दिन भर जो रोजमर्रा का कार्य होता है, दिन भर के कार्यकलाप का लेखा जोखा लिखना, ये भी आ जाता है। और पार्श्व चित्र, लैटरल पिक्चर वगैरह भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ये जनरल हुए। अब टीचर का इसमें क्या योगदान है वो भी देखें। जब विद्यार्थी नवीन संप्रत्ययों
के अनुप्रयोग करते हैं तब उनका अवलोकन करना। ये टीचर का काम होता है कि विद्यार्थी में नवीन प्रत्ययों का अनुप्रयोग करने और उसका अवलोकन करने की क्षमता का विकास कर सके। विद्यार्थियों के ज्ञान एवं कौशल का मूल्यांकन करना भी शिक्षक का ही कार्य होगा। विद्यार्थियों के चिंतन एवं व्यवहार में आए परिवर्तनों के साक्ष्य को ढूंढना इसी में शामिल होगा। विद्यार्थियों के स्वयं के ज्ञान एवं समूह में संसाधित किए जाने वाले कौशलों का मूल्यांकन करने की अनुमति देना। नेक्स्ट फिर देखेंगे मुक्त अंत वाले प्रश्नों। यथा अब ऐसा क्यों सोचते हैं, आप इस विषय में क्या साक्ष्य हैं, आप इस विषय में क्या जानते हैं और आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे इत्यादि प्रश्नों को पूछना भी शिक्षक का यहाँ दायित्व होता है, ताकि बच्चे का इवैल्यूएशन लेवल की जांच कर सके। तो ये हो गया शिक्षकों का काम। अब देखते हैं अंत वाले रो में बच्चों का क्या काम हो सकता है। इसमें छात्रों का अवलोकन तथा पूर्व में स्वीकृत किए गए व्याख्याओं का प्रयोग करके मुक्त अंत वाले प्रश्नों का उत्तर देना। अब आपके सामने बार बार ये शब्द आ रहे हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं। वो प्रश्न जिसके उत्तर देने के लिए हमारे पास कई स्रोत अवेलेबल हो, कई स्रोत उपलब्ध हो, तो उसे कहते हैं वो मुक्त अंत वाले प्रश्न हैं। जैसे प्रश्न आपसे ये किया जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 होगा, तो आप वो दो संख्या क्या रखेंगे, उसमें कोई एक चीज़ तो आना नहीं है। 9 और 5 का गुना भी 45 होगा, 15 और 3 का गुना भी 45 होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप एक से ज़्यादा सोर्स का प्रयोग करके उसका उत्तर कर सकते हैं, तो वो मुक्त अंत वाले प्रश्न हो सकते हैं। जहाँ पे केवल एक उत्तर सीमित ना हो, उसके उत्तर देने के कई सोर्स हमारे पास अवेलेबल हो, तो वो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। और एक होते हैं बंद अंत वाले प्रश्न, मतलब एक जिसका क्वेश्चन उसका सिर्फ एक ही आंसर। जैसे 8 गुना 3 इज इक्वल टू वाट, 8 गुना 3 कितना होगा, तो इसका दो आंसर होने की संभावना है, नहीं है, 24 ही होगा। एक ही आंसर, एक ही स्रोत, एक ही तरीके से जाहिर करना होता है बंद अंत वाले प्रश्न। जैसे आपसे पूछा जाए कि अगर इस धरती पर ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा, सैकड़ों उत्तर होंगे और सब के सब सही होंगे, ये मुक्त अंत हो गया। तो इस तरह से मुक्त अंत और बंद अंत वाले प्रश्नों में आप वेरिएशन करके समझ सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको प्रस्तुत किया। क्वेश्चन जब आप देखेंगे बिल्कुल आपको इन तथ्यों को याद रखेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट मुक्त अंत वाले प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। फिर है किसी संप्रदाय या कौशल के ज्ञान या समझ का प्रदर्शन कर सकेंगे। जो भी चीज़ समझ चुके हैं उसका तो प्रदर्शन करना है उनको। स्वप्रगति एवं ज्ञान का मूल्यांकन करना। स्वप्रगति समझ रहे हैं ना, सेल्फ प्रोग्रेस, अपने से वो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को प्रिपेयर कर लेते हैं, ज्ञान का मूल्यांकन भी कर लेते हैं। इसे असेसमेंट एज लर्निंग इंग्लिश में कहा जाता है, और हिंदी में नाम आपको याद रखिएगा स्व प्रगति बोलते हैं। यानी कई बार आता है कि सेल्फ असेसमेंट के नाम से कौन जाना जाता है, या स्व प्रगति के नाम से इवेल्युएशन के किस पार्ट को जानते हैं। तो असेसमेंट एज लर्निंग को हम सेल्फ असेसमेंट के नाम से जानते हैं, या स्व प्रगति कहा जा सकता है। भावी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए संबंधित प्रश्न पूछना, ये भी छात्रों का ही इसमें काम आ जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि 5E मॉडल पर आधारित कैसे मतलब कोई हम लेसन प्लान बनाएं, तो इन 5E's में क्या क्या तथ्य जनरली शामिल हो सकता है, टीचर का इसमें क्या काम हो सकता है, और स्टूडेंट इससे क्या सीखेंगे, उनमें क्या डेवलप होगा, इन सभी टर्म की चर्चा हमने किया। इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के लिए लेसन प्रिपेयर किए जाएंगे, आपके सामने फिर एक वीडियो प्रस्तुत की जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी तरह की कोई और टॉपिक आपको लग रहा हो कि बिल्कुल आप करने की ज़रूरत है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। किसी तरह की इसमें कमी दिखे उसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। बस जस्ट इनिशिएटिव, हमने बस शुरुआत की है अभी यूट्यूब पे। तो आज के लिए इतना ही, बस बाय बाय, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, हैव अ गुड डे, बाय।